आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? किरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रपट्टी पर सब जगह फैले हुए होते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसकी निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं खनिजों के प्रकार। तो खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आइए जानते हैं सेल क्या होता है। सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले या एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वह अयस्क कहे जाते हैं। तो अयस्क किसे कहते हैं? सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं धात्विक खनिज क्या होती है। तो धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। तो कौन कौन से उदाहरण हैं? लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलोह हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिजों के बारे में। तो अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं खनिजों का निष्कर्षण, खनन, प्रवेधन, आखनन। इस चित्र में आप देख सकते हैं अपटत तेल का प्रवेधन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। तो किसे क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तथा पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं।
क्या आप जानते हैं कि आप सेल को देखकर बता सकते हैं कि यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होता है। खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों में, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूहों, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर और फिर यहाँ प्रशांत महासागर। यहाँ आप सारे खनिज देख सकते हैं, लोहा, तांबा और बॉक्साइट। अब हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में। तो एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? अब हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाला देश है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुल्ली और कुलगाडी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल
के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। तो अब हम पढ़ेंगे खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमीनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज़, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। अब हम पढ़ेंगे खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। अब है शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड। अब हम पढ़ेंगे परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। तो कौन कौन से? ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। आइए हम जानते हैं ईंधन क्या होता है। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। यहाँ आप देख सकते हैं खनिज तेल, इसके लाभ, हानि। लाभ है खनिज तेल के कि आसानी से परिवहनीय और पेट्रो रसायन उद्योग का आधार। हानि है कि तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। प्राकृतिक गैस के लाभ देखिए, आसानी से परिवहनीय, पाइपलाइन में तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, तेल से सस्ता। ये हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ईंधन और कोयला। ईंधन के लाभ देखिए, सुप्राप्य। हानि है संग्रहण में अधिक समय उपयोग। इसके लाभ है बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करना, और हानि में है प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है और निर्वनीकरण। और कोयला के लाभ देखिए, विस्तृत रूप से उपलब्ध, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त, और हानि है प्रदूषण का स्रोत और परिवहन के लिए भारी। जल विद्युत लाभ है इसके प्रदूषण मुक्त, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है और सस्ता होता है। हानि है स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन स्थापित करने में खर्चीला।
यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला। ये देखिए आप तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस तरह से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों के परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है? काला सोना, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। यहाँ आप देख सकते हैं शब्द उत्पत्ति। पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा अर्थ, सेल, ओलियम अर्थ, तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ सेल, तेल है। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैसों के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैसों के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। अब हम पढ़ेंगे जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है।
विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। यहाँ हम देख सकते हैं जल विद्युत कैसे बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। तो गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हम कि सौर ऊर्जा कैसे बनती है। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। पवन ऊर्जा के लाभ और हानि देखते हैं। पवन ऊर्जा के लाभ: प्रदूषण मुक्त, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन भी कम लागत, सुरक्षित और साफ। हानि है ध्वनि प्रदूषण, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, पक्षियों के लिए हानिकारक। सौर ऊर्जा के लाभ और हानि देखते हैं। सौर ऊर्जा के लाभ: असमाप्य, प्रदूषण मुक्त। हानि है खर्चीला, स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी। ज्वारीय ऊर्जा के लाभ है प्रदूषण मुक्त, असमाप्य। हानि है वन्य जीव आवास का नष्ट होना और दोहन में कठिन। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत: परमाणु ऊर्जा के लाभ है बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन और हानि है रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना और खर्चीला। बायोगैस के लाभ हैं कम लागत, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। हानि है हरित गृह प्रभाव का कारण। भूतापीय ऊर्जा के लाभ हैं स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी और हर समय उपलब्ध। हानि है शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला। अब हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्या होती है? पवन ऊर्जा का एक असमापी स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है, वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। यहाँ आप देख सकते हैं सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल। अब हम पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक और तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं
और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोज़ाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। तो परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। आइए अब हम जानते हैं भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। देख सकते हैं आप भूतापीय ऊर्जा कैसे कैसे बनती है। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था? तो चलिए अब हम ज्वारीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। देख सकते हैं आप ज्वारीय ऊर्जा निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। अब हम पढ़ेंगे बायोगैस के बारे में। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो यहाँ आपका चैप्टर 3 खत्म होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन आएगा। तो अभी के लिए बाय।